इट्स लाइक दैट। अच्छा अब हम करते क्या है, हम डेरिवेटिव लेते हैं कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू w और डेरिवेटिव लेते हैं कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू b। यही दो वेरिएबल्स हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं। हम इन्हीं दो के एतबार से रेट ऑफ चेंज मेजर करते हैं, राइट। अच्छा फिर हम इन वैल्यूज को, डेरिवेटिव्स की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए w और b की वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास w की वैल्यू थी पहले कोई, ठीक है, हमने उसमें से w का डेरिवेटिव माइनस कर दिया विच विल बी अ स्मॉलर वैल्यू, वेरी स्मॉलर वैल्यू। यानी हमने w में से क्या माइनस किया कि हमारा कॉस्ट फंक्शन w के एतबार से कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, और w में से ये माइनस करके इसको दोबारा w को असाइन कर दिया। यानी हमने w की वैल्यू को अपडेट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम इट। That's what is that derivative telling? That how the cost function is changing with respect to w, right? Similarly हमने b के साथ भी यही किया, हमने b की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया by subtracting the derivative of the cost function with respect to w। कि ये cost function b के एतबार से कैसे चेंज हो रहा है, इससे b की वैल्यू को अपडेट किया, और जैसे ये w के एतबार से चेंज हो रहा है उससे w की वैल्यू को अपडेट किया, राइट। अच्छा विद दैट हमने एक और फैक्टर लगा दिया, दैट इज अल्फा, राइट। नाउ व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज द लर्निंग रेट, राइट। अल्फा इज द लर्निंग रेट। अल्फा बेसिकली कंट्रोल्स के हाउ क्विकली और हाउ सिग्निफिकेंटली we will be taking these moves or we will be making these updates। अगर फर्ज करें हम अल्फा की वैल्यू 1 रखें तो इट डजंट मैटर, द इक्वेशन इज सिंपली w माइनस डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू w और b माइनस द डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है। लेकिन आम तौर पर यानी इसका मतलब क्या है कि आप आहिस्ता 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 स्लोप से उतरते जा रहे हैं, इधर है तो इधर को उतरते जा रहे हैं, इधर है तो इधर को उतरते जा रहे हैं। लेकिन हम साथ में एक और फैक्टर अल्फा लगा देते हैं, और अल्फा की वैल्यू आमतौर पे हम 1 से काफ़ी कम रखते हैं। मिसाल के तौर पे जो कॉमन वैल्यूज़ आपको अल्फा की मिलेंगी दोज कुड बी 0.001 और 0.003, राइट। सो वी टेक अ वेरी स्मॉल वैल्यू फॉर अल्फा एज वेल। What does it mean? It means that yes, we want to update the value of w, yes, we want to update the value of b, but we want to be very, very careful and very, very slow in doing that. We don't want to go fast. We will soon find out why. We want to be fast because that will give us efficiency, but we also don't want to be fast because we can commit errors or mistakes in doing that. So अल्फा कंट्रोल्स कि आपका एक स्टेप कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा या इतना सा होगा, राइट। तो बड़े स्टेप्स का फायदा ये है कि नीचे जल्दी पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन बड़े स्टेप्स का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है जिसकी वजह से हम बड़े स्टेप्स नहीं लेते। वी विल सून फाइंड आउट कि हम वो बड़े स्टेप्स क्यों नहीं लेते, राइट। ओके, सो अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, w और b की वैल्यूज को अपडेट करने का तरीका जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया था वो तरीका अब हमने एक डिस्कस कर लिया, और हमने कहा कि अब w और b की वैल्यूज को अपडेट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव्स दैट वी कैलकुलेट फॉर बोथ। तो हम कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो हमें देखना है कि कॉस्ट फंक्शन w के एतबार से कैसे चेंज होता है, और w में तब्दीली भी उसी के एतबार से आएगी, और इसी तरीके से कॉस्ट फंक्शन b के एतबार से कैसे तब्दील होता है, और b में भी तब्दीली उसी प्रोपोर्शन में की जाएगी, राइट। ओके, अनदर थिंग इज वी नीड टू मेक दीज अपडेट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपने w की वैल्यू जो है उसमें से डेरिवेटिव और अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव उसका माइनस किया, आप इसकी वैल्यू को किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से b का डेरिवेटिव, b में से उसका डेरिवेटिव माइनस करेंगे,
कॉस्ट फंक्शन का और उसे भी किसी टेम्पररी वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। जब आप ये दोनों वैल्यूज कंप्यूट कर चुकेंगे फिर आप ये कहेंगे कि W को ये वाली वैल्यू दे दें और D को ये वाली वैल्यू दे दें, राइट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम ऐसा ना करें तो इसका क्या मतलब है? ऐसा ना करें तो इसका मतलब ये है अगर हम W की वैल्यू को यहीं अपडेट कर दें, W इज इक्वल टू W माइनस दिस, ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि आप जो आगे B के लिए इसे जब कंप्यूट करेंगे तो डेरिवेटिव में जब आप इस कॉस्ट फंक्शन का अब डेरिवेटिव लेंगे इसमें W की वैल्यू ऑलरेडी अपडेट हो चुकी होगी, राइट। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, ऑल्दो इन मोस्ट सिचुएशन इट वर्क्स। ओके, सो द आइडिया इज कि आप साइमल्टेनियस अपडेट्स अप्लाई करेंगे क्योंकि जब जो आपने एक तब्दीली W में की है वो भी अभी की है, अब जो B में की है वो भी अभी की है, तो अभी जो W की तब्दीली है उसको B को मुतासिर नहीं करना चाहिए और जो B की तब्दीली है उसको W को मुतासिर नहीं करना चाहिए। So you first compute the new values. Once you have computed the values for both, then you update them, right? Although in most situations, even if it is implemented like this, it works. But by definition, it is not correct. Okay, so let's get a bit of feel of like how it works. So as I told you, that learning rate that we have associated with it, that is alpha, that basically controls how bigger the steps we are taking, right? And as I said that we usually tend to take smaller steps and not bigger steps, right? It should convince us that taking bigger step is useful, because अगर हमें मिनिमा की तरफ जाना है तो अगर हमें मिनिमा की तरफ ही जाना है तो फिर हम बड़े स्टेप लेके क्यों ना चले जाएं, कम स्टेप्स में पहुंच जाएंगे, right? But then I said that we have a problem with that we will soon figure out, right? So अब हम करते क्या हैं? We put it in a loop. We say repeat until convergence. W की वैल्यू को अपडेट करें, B की वैल्यू को अपडेट करें, W की वैल्यू को अपडेट करें, B की वैल्यू को अपडेट करें, right? और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक हम satisfied नहीं होते, जब तक हमें ये नहीं लगता कि हमने अपने मॉडल को sufficiently improve कर दिया। Yeah, it is lengthy. So obviously, like it depending on the kind of data, the kind of problem you have, the iterations can vary, right? In some cases, it can be rather quick. Deep learning, जब खास तौर पे हम gradient descent का इस्तेमाल करते हैं, it usually is time consuming. And the most wonderful thing about deep learning is that it does well for complex problems. By complex problems, when we have unstructured data, for example, when we have images, when we have videos, when we have natural language, all these are examples of unstructured data. So जो structured data है उसके ऊपर तो हमारे conventional machine learning models भी अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास unstructured data होता है तो हमारे conventional machine learning model तकरीबन fail हो जाते हैं. That's where it really turns out to be handy. And yes, it is iterative, and depending on the problem that you are living with, it can take long times. Images के ऊपर जो neural networks train किए जाते हैं, they takes easily hours, days, and even months to correctly train. जो इस वक्त आप large language models देख रहे हैं,
इस वक्त आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देख रहे हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन होने में बहुत लंबा अरसा लगा। सो लाइक इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक टू गेट समथिंग जनरलाइज्ड एंड प्रोडक्टिव इन नो टाइम, एंड पीपल हैव डन दिस, दे हैव मेड दिस हैपन। ओके, सो अब बेसिकली अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि जब हम ये डेरिवेटिव्स के जरिए अपडेट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, राइट? सो अगेन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास इस वक्त एक ही पैरामीटर है w। अगर हम w के लिए इसको समझ लेते हैं तो वी विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि b के लिए क्या हो रहा होगा, राइट? सो w के लिए हमारे पास यही 2 डायमेंशंस में ये कॉस्ट फंक्शन है, राइट? अच्छी बात ये है कि ये जो मीन स्क्वायर्ड एरर है ये एक कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन है, इसके अंदर लोकल मिनिमास नहीं होते, एक ही ग्लोबल मिनिमा है इसके अंदर, राइट? सो अब अगेन आप इसमें इस वक्त कहां होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपने w की वैल्यू क्या पिक की। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन बी एनीवेयर ऑन दिस कॉस्ट फंक्शन, राइट? सपोज आप यहां पे जो भी w की करंट वैल्यू थी उसके मुताबिक आप यहां पे, राइट? अब यहां पे बेसिकली लाइक यहां पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? बेसिकली व्हाट यू डू हियर इज आप यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसको टेंजेंट ही बोलते हैं ना, अ लाइन दैट टचेस दैट स्लोप ऑन वन पॉइंट, राइट? आउटसाइड, या लाइक दैट, ओके। अब ये आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट पिक करें और उसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है? तो आपने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हैं, लाइक दिस टेंजेंट, दिस, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन जा रहा है, राइट? आपने यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट के ऊपर है तो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लें, ये और ये कर लें, ये और ये कर लें, कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लें और उन 2 पॉइंट्स को यूं ट्रायंगल की शक्ल में मिला दें, राइट? अब y एक्सिस पे जो तब्दीली है आप वो नोट कर लें और जो x एक्सिस पे तब्दीली है वो नोट कर लें। इसको हम कहते हैं राइज और इसको हम कहते हैं रन, राइट? सो जो स्लोप आएगी यहाँ पे वो आएगा राइज ओवर रन। सो अगर y एक्सिस पे 2 की तब्दीली है और x एक्सिस पे 1 की तब्दीली है तो ये 2/1 आ जाएगा, ठीक है? अगर आप 2 डिफरेंट पॉइंट भी पिक करें, मिसाल के तौर पे ये और ये, तो भी रेशियो यही आएगी, वैल्यूज डिफरेंट होगी, लेकिन मिसाल के तौर पे 2/1 है, इट कुड बी 1/0.5 लाइक दैट और व्हाटएवर, राइट? सो बेसिकली द रेशियो विल रिमेन द सेम, राइट? सो ये आप अब बेसिकली इससे आपको क्या मिलता है, ठीक है? इससे आपको मिलती है डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है? अब in this case it is like whatever this value is, the value of derivative is greater than 0, right? That is like 2/1. This is what derivative is, right? So अगर आपको derivative की वैल्यू 0 मिली है तो आप जब इस इक्वेशन में इसको प्लेस करेंगे w is equal to w minus alpha times the derivative और derivative की वैल्यू पॉजिटिव है, right? So what will happen is डेरिवेटिव की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट करें अल्फा, हम इस वक्त फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अज्यूम करते हैं अल्फा इज 1, राइट? तो आप क्या करेंगे, w minus 2 फॉर एग्जांपल, इन दैट केस इसका मतलब है आप w की वैल्यू में कमी कर रहे हैं, 2 नहीं होगा क्योंकि अल्फा विल बी वेरी स्मॉल प्रैक्टिकली, सो दैट विल बी मच स्मॉलर देन दैट, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, w की वैल्यू में कमी कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन भी आपको यही बता रहा है, विजुअल भी यही बता रहा है कि w की वैल्यू कम करें, क्योंकि यहां जो w की वैल्यू है, यहां कॉस्ट फंक्शन ज्यादा है, आपको इस तरफ मूव करना है, ये वो जगह है जहां w की वैल्यू मिनिमम होती है, तो आपको w को कम करना है, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी फर्ज करें कि w की करंट वैल्यू के मुताबिक आप यहां पे हैं, राइट? ऑन द अदर साइड आप यहां पे ये स्लोप कंप्यूट करेंगे, यानी ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये, राइट? इस सूरत में अगर आप देखें
So the change along the y-axis will be gauged as negative. You're coming down. So it is minus 2 over 1, right? Again the rise over run, right? Now the value is negative, right? The value of the slope, value of the derivative that you compute here is negative. So once it is negative, so negative will become positive. That means it will be telling you that you have to increase the value of W in this case, because your minima lies here and W is on this side, and only if you increase the value of W slightly, you will be moving in the right direction. This is all that gradient descent does. So इसको ये बात पता है इस इक्वेशन के मुताबिक कि इसको W की वैल्यू को घटाना है या बढ़ाना है, क्योंकि ये मेजर कर रहा है कि कॉस्ट फंक्शन उस पैरामीटर के मुताबिक यानी W के मुताबिक कैसे तब्दील हो रहा है। तो अगर आपके पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये है कि आपको W की वैल्यू को घटाना है, और अगर आपके पास डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है आपको W की वैल्यू को बढ़ाना है, राइट? अब आप रुकेंगे कहां पे जाके? आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा स्टेप अल्फा की वैल्यू क्या है। आप इधर से नीचे आएंगे या इधर से नीचे आएंगे, राइट? एंड यू विल कीप डूइंग सो until you reach the minimum. अब usual way of reaching the minimum would look like something like this. मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से शुरू किया, एक स्टेप लिया, डिपेंडिंग ऑन कि अल्फा की वैल्यू क्या है, आपकी स्टेप का साइज वेरी करेगा, राइट? बट यू विल बी टेकिंग स्मॉलर स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, फिर अगेन दोबारा कंप्यूट किया, एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, एंड देन यू रीच द मिनिमम पॉइंट, राइट? Now once you reach the minimum point, the slope becomes 0. You are on flat surface. The slope becomes 0. The rate of change becomes 0. Now if you apply the same equation that W is equal to W minus alpha into derivative, the derivative is 0. So that is W is equal to W minus 0. That means there will be no more change in W, because the gradient has now become 0. The slope has now become 0. You are on the flat surface. That means you have reached the minimum. अब आप चाहे भी तो W की वैल्यू में कोई अपडेट नहीं होगी, और यहीं हमें पहुंचना था. So we have converged. We have reached a minimum point, right? Now the next story is कि अगर हमें नीचे ही आना है और मिनिमम पे ही आना है, तो हम इतने छोटे स्टेप क्यों लेते हैं? बड़े स्टेप क्यों? क्योंकि अगर हम छोटे स्टेप्स लेंगे तो आइटरेशन ज्यादा होंगी. Now what does it mean? जब हम लर्निंग रेट की बात करते हैं, फर्स्ट करें मैंने लर्निंग रेट रखा हुआ है 1, इसका मतलब है मैं पूरा एक स्टेप ले रहा हूँ, जो भी डेरिवेटिव मुझे वैल्यू सजेस्ट कर रहा है उसके मुताबिक मैं पूरा एक स्टेप ले रहा हूँ. अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखता हूं 0.1, इसका मतलब है कि जो काम मैं एक स्टेप में कर सकता था अब 10 स्टेप्स में करूंगा. 0.1 का मतलब यही हुआ. अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखता हूं 0.01, इसका मतलब है कि जो काम मैं एक स्टेप में कर सकता था अब 100 स्टेप्स में करूंगा. और अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखता हूं 0.001, इसका मतलब है जो काम मैं एक स्टेप में कर सकता था अब 1000 स्टेप्स में करूंगा. और अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखता हूँ 0.003, इसका मतलब है कि मैं जो काम 1000 स्टेप्स में कर सकता था अब तकरीबन 333 स्टेप्स में करूंगा, राइट? एंड वी प्रैक्टिकली गो लाइक दैट. हम अल्फा की वैल्यू काफी छोटी रखते हैं. इसका मतलब ये है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होंगे और हमें ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे मिनिमा तक जाने के लिए, राइट? और अगेन इट लाइक काइंड ऑफ मोटिवेट्स अस, व्हाई नॉट टेक बिगर स्टेप्स and reach the minimum quickly. The problem with bigger steps is, अगर हम अल्फा की वैल्यू काफी बड़ी चूज कर लें तो it is possible that मिसाल के तौर पे आपने यहां से शुरू किया, यहां से, राइट? या किसी भी पॉइंट से, ठीक है, आपने एक बड़ा स्टेप लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप यूं समझ लेंगे हम यहां से शुरू कर रहे हैं. अब अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेते तो आप यहां पे आ जाते, ठीक है.
आपने लिया एक बड़ा स्टेप और वो आपको उठा के ले गया यहां पे, बिकॉज द स्टेप वाज टू बिग, राइट। यहां स्लोप कह रही थी कि W बढ़ाएं, यहां स्लोप कहेगी W घटाएं। यहां से आप एक फिर बड़ा स्टेप लेंगे और आप आ जाएंगे इस साइड में। यहां फिर आपको स्लोप बता रही होगी W बढ़ाएं, यहां से आप लेंगे आप फिर इस तरफ। सो बेसिकली अगर आप अल्फा की वैल्यू बड़ी चूज कर लेंगे, इट विल बी ओवरशूटिंग, इट विल बी ओवरशूटिंग। लर्निंग के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है कि अगर आप अल्फा की वैल्यू बड़ी पिक कर लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज दैट चांस ऑफ ओवरशूट। सो दैट मीन्स आप कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे। आपका एरर फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने की बजाय बहुत ही रैंडम तरीके से चेंज हो रहा होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट इट इज गिविंग यू। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अल्फा की वैल्यू हम बहुत छोटी रखते हैं जैसे हमने ऊपर रखी हुई है, उस सूरत में क्या होता है, बहुत छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ये चीज अपने लिए आइडेंटिफाई कर सके कि कब हमें स्टेप का साइज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए और कब हमें, राइट। अच्छा, एक चीज तो देखें इसमें नेचुरली एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि आप जैसे जैसे नीचे आएंगे डेरिवेटिव की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि लाइक इफ यू आर लाइक दिस द स्लोप इज रियली बिग, राइट। And if you are like going like this, आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन ऐसे होता जा रहा है ना, the slope is becoming smaller and smaller and smaller, and at this point the slope becomes 0. अब आप अल्फा को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, स्लोप से, यानी डेरिवेटिव से, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके डेरिवेटिव की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लाइक स्टीप स्लोप पे हैं तो आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली थोड़े बड़े होंगे, और जब आप स्मॉलर स्लोप की तरफ जा रहे होंगे तो आपके स्टेप ऑटोमेटिकली छोटे होते जाएंगे, सो दैट यू विल बिकमिंग मोर एंड मोर केयरफुल अंटिल यू रीच दैट कन्वर्जेंट पॉइंट, राइट। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइक लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का प्रॉब्लम क्या है, इफ योर फंक्शन इज नॉट कॉन्वेक्स, it can have like wiggly shape with multiple local minimas. अब आपकी किस्मत है कि आप की जो शुरू की W की वैल्यू थी उसके मुताबिक आप इस फंक्शन में कहाँ थे। अब अगर आप देखें तो जो आपका ग्लोबल मिनिमा है वो है ये, यानी इस पूरे फंक्शन में जो सबसे कम पॉइंट है वो ये है, लेकिन इसमें एक लोकल मिनिमा भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब फर्ज करें कि आपने जो W की इनिशियल वैल्यू चूज की थी वो यहां से लेके यहां तक कहीं एग्जिस्ट करती थी। अगर वो यहां से लेके यहां तक कहीं एग्जिस्ट करती थी फिर तो यकीनन हम कह सकते हैं कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट आपको यहां तक ले आएगा। लेकिन अगर आपने जो W की वैल्यू चूज की थी वो आपको यहां से लेके यहां तक कहीं प्लेस करती है, उस सूरत में आपका ग्रेडियंट डिसेंट आपको यहां ला सकता है, यहां नहीं ले जा सकता, राइट। बिकॉज जब वो यहां से फर्स्ट करें मूव करते हुए यहां पे आएगा तो कहेगा स्लोप 0 हो गई है, दैट्स द बेस्ट पॉइंट, वी कांट डू एनीथिंग बेटर। इफ आई टेक एनी फर्दर स्टेप इट विल like make the cost function bad, so no, we are not taking any more step, right? So that is the problem with local minima, that is the problem with non-convex functions. That's why we always prefer कि हमारे जो cost functions हो वो convex हो, but as I said that for different kind of data, for different kind of situations, different cost functions can behave differently, and it is not always possible to have a convex look and feel of the cost function. So this is the point that I just already explained to you, that can we reach the local minimum with a fixed learning rate? जिस भी मिनिमा तक हमें जाना है, क्या हम एक फिक्स्ड लर्निंग रेट के साथ जा सकते हैं या हमें लर्निंग रेट को एडजस्ट करना पड़ता है? इट टर्न्स आउट कि हाँ, हम एक फिक्स्ड लर्निंग रेट के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ लर्निंग रेट नहीं है जो आपका स्टेप साइज तय कर रहा है, इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेरिवेटिव की वैल्यू बड़ी होगी,
you will take bigger step. यहाँ स्लोप कम होगी है तो डेरिवेटिव थोड़ा छोटा हो जाएगा, और जैसे 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 आप नीचे जा रहे हैं डेरिवेटिव्स छोटे होते जाएंगे, राइट? सो दैट मीन्स कि आपका जो फिक्स्ड लर्निंग रेट भी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी ये खासियत है कि स्टीपर स्लोप के लिए वो बड़ा स्टेप ले सकता है और फ्लैटर स्लोप के लिए वो ऑटोमेटिकली अपने स्टेप्स स्मॉल कर देता है. तो even if we use a fixed learning rate throughout our learning process, we still have this capacity and capability to efficiently reach the minimum point without any problem. So next is like, how do we apply this to linear regression? Very heavy. आपको जो असल चीज समझनी है कि how things are working at the back end. Now, if for example you use if you use machine learning for any practical problem, right? That practical problem will not ask you to compute derivatives. It will not ask you to like perform these gradient steps. You will be using a library, for example TensorFlow. TensorFlow has all these things implemented in it. So you will not be doing any of it. But why do we talk about all these things? So that once you do any kind of machine learning, you know what is happening at the back end. And if there is any problem, you know how to debug it, how to get around it. So this intuitive understanding of how the learning algorithm really works is important, and particularly gradient descent. And also I would say, understanding gradient descent is covering the most important algorithm in deep learning. Understanding gradient descent means to understand the most important algorithm in deep learning, because virtually everywhere you go, it is जो like weights learning है, machine learning सारी की सारी weights learning है. आप वेट्स की ठीक वैल्यूज लर्न करें, पैरामीटर्स की ठीक वैल्यूज लर्न करें, और उसके लिए आप कहीं भी जाएंगे आप ग्रेडियंट डिसेंट ही इस्तेमाल करेंगे या ग्रेडियंट डिसेंट का कोई वेरिएंट इस्तेमाल करेंगे. बेसिक थीम और थ्योरी यही रहेगी. सो नाउ for linear regression we don't really need to do anything new. We understand how like gradient descent work. The only thing is that we have to be specific to the cost function that we have for linear regression. अब linear regression का cost function आपको याद होगा, मॉडल था हमारा f of x is equal to wx plus b, और हमारा cost function क्या था? The predicted value of y, इसको आप y hat भी कह सकते हैं. This is y hat minus y. तो आप हर प्रेडिक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, और फिर उसका सम करते हैं, और फिर उसका मीन ले लेते हैं, और साथ में आपने एक 2 भी रखा हुआ है जो फिलहाल एक नमूना ही है, उसका कोई पर्पस नहीं है. लेकिन जैसे हमने कहा था कि हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट जस्ट टू डू द मैथ्स इजियर लेटर, राइट? अब बेसिकली अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट इसके ऊपर अप्लाई करें तो आप कहेंगे रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस व्हाट w is equal to w minus alpha times the derivative of the cost function with respect to w, and b is equal to b minus alpha times the derivative of cost function with respect to b, right? और cost function, अब हमें जो चीज मैटर करती है वो ये कि cost function का डेरिवेटिव क्या है, राइट? ये है आपका cost function,
ठीक है, और ये है इसका डेरिवेटिव।